स्वागत है दोस्तों आपका दास एक्सप्लेनर में। यह हम हर मूवी की कहानी को सिंपल और डिटेल में समझाते हैं ताकि आपको सारी स्टोरी क्लियर हो जाए बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए। और आज की कहानी कैसे सस्पेंस से जुड़ी है, जहां हर क्लू एक नया राज खोलता है। तो चलिए बिना देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अगर कहीं भी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सपोर्ट ज़रूर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस पेट्रोलिंग से। ड्राइवर अपने सीनियर से सुबह की ड्यूटी मांग रहा था, क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती। ड्राइवर इंजन देख रहा होता है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर जंगल की तरफ हल्का होने जाता है। तभी बिजली चमकती है और उसे एक पेड़ के नीचे कुछ अजीब दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर समझ आता है कि वहाँ एक लड़की की लाश लटकाई गई है, जिसे बहुत ही खौफनाक तरीके से मारकर बांध दिया गया था। ये देख ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन राम कुमार उसी क्राइम सीन पर पहुंचता है। उसका जूनियर बताता है कि कुछ दिन पहले भी ऐसे ही एक मर्डर हुआ था। दोनों केसेस बिल्कुल एक जैसे हैं। लाश देखने से लगता है कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसको मारा था। सीन शिफ्ट होता है चेन्नई में, जहाँ हम देखते हैं प्रकाश को। रात को बाथरूम जाने में भी उसे डर लगता है। वो थोड़ा डरपोक टाइप का इंसान होता है, लेकिन उसके पिता का सपना था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने, और वो बन भी जाता है। अगले दिन प्रकाश का ज्वाइनिंग होता है सीबीआई ऑफिस में। सीनियर ऑफिसर उसे एसपी लोकनाथन के साथ काम करने को कहता है ताकि प्रकाश कुछ सीख सके, लेकिन लोकनाथन बहुत ही स्ट्रिक्ट और अलग नेचर का इंसान होता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो किसी को ट्रेन करे। सीनियर समझाता है कि बस 3 महीने तक उसे साथ रख लो। इसी बीच एक कॉल आता है तिरची से, एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस का। सीनियर लोकनाथन को वहाँ भेजता है और साथ में प्रकाश को भी, क्योंकि प्रकाश के लिए पहला केस होने वाला था। फिर प्रकाश की मुलाकात होती है बीना से, जो एक टेक्निकल असिस्टेंट होती है, और वो इस केस के लिए उनके साथ जा रही थी। प्रकाश को बीना पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। दूसरी तरफ हेड कांस्टेबल मारी उनका इंतजार कर रहा था। जब तीनों मिलते हैं, मारी को लगता ही नहीं कि प्रकाश एक डीएसपी है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहा था। इसके बाद तीनों कमिश्नर ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ राम कुमार कमिश्नर से बात कर रहा था। उसे ये पसंद नहीं आता कि केस लोकनाथन को दे दिया गया है, लेकिन ऑर्डर ऊपर से आया था, इसलिए कमिश्नर भी कुछ कर नहीं सकता। राम कुमार सबको डिटेल देता है और फिर लोकनाथन मोर्चरी चला जाता है। डॉक्टर बताता है कि लड़की का गला किसी स्टील वायर से सामने से घोंट कर मारा गया है, जैसे चाकू यूज किया गया हो। हैरत की बात यह थी कि पोस्टमार्टम में लड़की के खून में कोई भी नशा या बेहोशी की दवाई नहीं मिली। मतलब किलर ने बिना सेडेशन दिए ही विक्टिम को पकड़ लिया था। फिर लोकनाथन जानबूझकर प्रकाश को वहाँ बुलाता है, सिर्फ उसका रिएक्शन देखने के लिए। प्रकाश को यह सब देख उसे उल्टी आने लगता है। ये देख लोकनाथन उसे वापस चेन्नई चले जाने को कहता है। प्रकाश को यह बात बहुत ही बुरा लगता है। होटल पर रात को प्रकाश केस फाइल पढ़ रहा था, तभी लोकनाथन आता है और अपने एक्सपीरियंस की बातें करता है। साथ ही प्रकाश को इंसल्ट भी करता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ अवार्ड रखने लायक हो, असली गोली चलाने की हिम्मत नहीं। गुस्से में प्रकाश छत पर चला जाता है, जहाँ बीना उसे समझाती है कि रेस्पेक्ट लेने के लिए मेहनत और डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। ये बात प्रकाश को मोटिवेट करती है। अगले दिन प्रकाश अपनी कमिटमेंट दिखाता है और लोकनाथन को कहता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, मैं आपके साथ ही रहूँगा। दोनों दोबारा उसी क्राइम सीन पर जाते हैं। वहाँ लोकनाथन प्रकाश को सिखाता है कि कभी कभी हमें विक्टिम का एक्सप्रेशन देखकर किलर का इरादा समझना पड़ता है। किलर एक साइकोपाथ है, जो सामने से गला घोंटकर इसलिए मारता है ताकि विक्टिम की आंखों में डर दिख सके। इसी वक्त खबर आती है कि एक और मर्डर हुआ है। दोनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर टाइम पर नहीं आता। तब प्रकाश अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करता है। थर्मामीटर से ब्रेन टेम्परेचर चेक करके अंदाज़ा लगा लेता है कि मर्डर किस वक्त हुआ होगा। लोकनाथन इम्प्रेस्ड होता है। पहली बार प्रकाश के काम को सीरियसली लेता है। फिर पता चलता है कि लड़की एक एनजीओ में काम करती थी, इसलिए प्रकाश एनजीओ विजिट करता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है
कि उसकी स्कूटी खराब हो गई थी और उसने किसी और से हेल्प ली थी। फिर प्रकाश पास के एक वर्कशॉप में जाता है और वहाँ लड़के से बात करता है। तभी एक कार अजीब हॉर्न के साथ रिवर्स गियर में निकलती है। उसके निकलते ही प्रकाश को वहाँ विक्टिम की स्कूटी नजर आती है। स्कूटी देखकर प्रकाश को शक होता है, इसलिए वो वर्कशॉप के ओनर से बात करता है। ओनर कहता है कि कल वो लड़की उसके पास आई थी और स्कूटी खुद यहाँ रखकर चली गई थी। दूसरी तरफ लोकनाथन कमिश्नर से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स देने को कहता है। रात को टीम पेट्रोलिंग पर निकलती है। दूसरी तरफ एक लड़की कचरा फेंकने बाहर आती है और कोई उसका पीछा करने लगता है और यहीं पर यह सीन कट हो जाती है। इधर बिना फोन करके इन्फॉर्म करती है कि एक नई मिसिंग रिपोर्ट आई है। लोकनाथन मारी से आसपास के जंगल के बारे में पूछता है तो मारी उन्हें एक गन्ने के खेत में लेकर जाता है। प्रकाश को वहाँ कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो उस आवाज़ का पीछा करता है, लेकिन उसे जंगल के अंदर एक कपल दिखता है। उसी वक्त ओकी टोकी बजता है और खबर आता है कि और एक बॉडी मिली है। ये सुन सब तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। प्रकाश देखता है कि मारी रो रहा है। मारी कहता है, सर उंगली के नीचे तिल चेक करो। प्रकाश जैसे ही चेक करता है शॉक हो जाता है। विक्टिम मारी की बेटी थी। ये देख सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन प्रकाश गुस्से में लोकनाथन से पूछता है, सर आपने पहले कभी ऐसा केस देखा है? लोकनाथन तुरंत जवाब देता है, हाँ, और कौन कहता है कि ये किलर का पहला मर्डर है? इस लाइन से असली कहानी खुलनी शुरू होती है। बिना पास्ट रिकॉर्ड निकालती है पता चलता है कि पिछले 10 साल में 236 लोग इस तरह से मारे गए, जिसमें 105 फीमेल विक्टिम थी। लेकिन इंटरेस्टिंग की बात ये थी कि 2010 के बाद ऐसा मर्डर्स रुक गया था। लोकनाथन अंदाज़ा लगाता है कि शायद किलर का अकेलापन ख़त्म हो गया था, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गया है। प्रकाश और डाटा चेक करता है। उसे 1973 से लेकर 1979 के बीच 6 मर्डर्स मिलते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न। और इन सब केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक ही था, इंस्पेक्टर जॉन सेबास्टिन। प्रकाश लोकनाथन को उसका एड्रेस देता है। प्रकाश को यह और एक क्लू मिलता है। विक्टिम के गले के पास एक अलग निशान का पता लगाने प्रकाश एक डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर कंफर्म करता है कि ये एक प्रेशर पॉइंट अटैक है। बॉडी के 32 प्रेशर पॉइंट होते हैं, लेकिन हर जगह का अलग अलग रिएक्शन होता है। प्रकाश पूछता है कि इंटरनेट आने से पहले लोगों को इसके बारे में कैसे पता चलता था? डॉक्टर कहता है कि बुक से। फिर प्रकाश एक लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसे डॉक्टर के बताए हुए वो बुक मिल जाता है। दूसरी तरफ लोकनाथन सेबास्टिन के घर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात सेबास्टिन के बेटे कैनेडी से होता है। कैनेडी बताता है कि सेबास्टिन को मरे बहुत साल हो गए हैं और अब घर में सिर्फ वो अकेला रहता है। उसकी शादी 1979 में हुई थी। एक बेटा है जो बाहर पढ़ाई करता है, लेकिन पत्नी अब जिंदा नहीं रही। ये सुनते ही लोकनाथन के दिमाग में फ्लैश होता है 1979 के बाद ही मर्डर्स बंद हुए थे। मतलब कैनेडी शादी के बाद रुक गया था, लेकिन अब दोबारा शुरू कर दिया है। लोकनाथन कंफर्म कर लेता है कि असली किलर वही है। प्रकाश लाइब्रेरी के एंट्री रजिस्टर बुक चेक करता है, जहां 1979 के बाद वो लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया था। मतलब दोनों कंफर्म हो गए थे कि किलर वही है, लेकिन सबूत के बिना उसे पकड़ना मुश्किल था। कमिश्नर से बात करके लोकनाथन एक प्लान बनाता है। अगले दिन प्रकाश कैनेडी के पास वाले घर में रेंट पे शिफ्ट होता है, ताकि जब कैनेडी घर पे ना हो तो वो तलाशी ले सके। रात को कैनेडी घर से निकलता है और ये खबर प्रकाश लोकनाथन को देता है। लोकनाथन अपनी टीम को अलर्ट रहने को कहता है और वो खुद कैनेडी का पीछा करता है। एक पुलिस ऑफिसर कैनेडी को रोड पर रोकता है, सवाल करता है कि वो कहाँ से आ रहा है। कैनेडी कहता है कि वो सिनेमा देखकर आ रहा है। सबूत मांगने पर वो टिकट दिखाता है। कार चेक होती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पुलिस ऑफिसर उसे छोड़ देता है। इधर प्रकाश तुरंत कैनेडी के घर घुसकर सर्च करता है। घर में उसे एक बंद दरवाजा दिखता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, कैनेडी वापस आ जाता है। प्रकाश मजबूरी में वहां से निकल जाता है। अगले दिन एक और मर्डर होता है, लेकिन इसके कुछ ही बाद पता चलता है कि किलर को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने कबूल भी किया है। अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं, इन सब का जिम्मेदार वो खुद है। लोकनाथन को लगता है कि ये किलर का चाल है। सीनियर लोकनाथन को वापस आ जाने को कहता है, लेकिन लोकनाथन अपने सीनियर से बात करके कुछ टाइम लेता है।
प्रकाश से कहता है अब तुम चेन्नई चले जाओ, लेकिन प्रकाश कहता है सर मैं आपके साथ ही रहूँगा, चाहे मेरी जॉब चली जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को केनेडी फिर निकलता है। इस बार वो एक मॉल के अंदर जाता है। प्रकाश उसका पीछा करता है, लेकिन केनेडी उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती डिनर के लिए बुला लेता है। केनेडी प्रकाश को अपने घर ले जाता है। अंदर जाते ही प्रकाश की नज़र उस बंद दरवाजे पर पड़ता है जो आज खोला है। केनेडी किचन में डिनर बनाने चला जाता है। मौका देखकर प्रकाश अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक बड़े फोटो के पीछे और एक फोटो मिलता है जिसमें एक लेडी को खौफनाक तरीके से मारा गया है। प्रकाश कुछ समझ पाता इससे पहले केनेडी अचानक पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। लोकनाथन बाहर वेट कर रहा था। उसे गड़बड़ का अंदाजा हो जाता है। वो तुरंत अंदर घुस जाता है और केनेडी को हथकड़ी लगा देता है। फिर जब बड़े फोटो को हटाता है, पीछे और भी फोटोग्राफ्स नजर आती है। ये साफ सबूत था कि केनेडी ही किलर है। लोकनाथन पूछता है ये सब क्यों किया। वो कन्फेस करता है कि असल में इस सब की शुरुआत उसके फादर इंस्पेक्टर जॉन सेबास्टिन ने की थी। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। सेबास्टिन अपने बेटे केनेडी को बचपन से टॉर्चर करता था। केनेडी हर वक्त डरा रहता था। एक दिन उसके स्कूल टीचर ने उसे सिगरेट पीते पकड़ लिया और धमकी दी कि वो उसके फादर को सब कुछ बता देगी। डर के मारे केनेडी पीछे से उस टीचर को पत्थर मारा और वो टीचर वहीं पर मर गई। ये देखकर केनेडी घबरा जाता है, लेकिन उस दिन एक अजीब बात होती है। उसके फादर का ध्यान केस में लग जाता है और टॉर्चर कुछ दिन के लिए रुक जाता है। उसके बाद जब भी सेबास्टिन उसे सताता, केनेडी किसी न किसी को मार देता, जिससे उसके बाप का ध्यान डाइवर्ट हो जाता। धीरे धीरे वो मर्डर करने का आदत बनाता गया। फिर एक दिन उसके हाथ एक बुक लगी जिसमें प्रेशर पॉइंट के बारे में लिखा था। वो उन्हीं टेक्निक को लोगों पर यूज करने लगा, लेकिन उसे खून देखकर हमेशा घिन आती थी। फिर भी वो अपने बाप के डर से ये सब करता रहा। जब उसने सोचा कि आप अपने बाप को ही खत्म कर देते हैं, तभी अचानक सेबास्टिन को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। प्रकाश को यह गड़बड़ लगता है क्योंकि केनेडी के पास जो फोटो मिली थी वो 30 साल पहले की थी। मतलब सेबास्टिन के मरने के बाद भी मर्डर होते रहे। इसका मतलब किलर कोई दूसरा है। फिर केनेडी कॉन्फेस करता है कि एक रात कोई आदमी उसके घर आया था क्योंकि उसने केनेडी को मर्डर करते हुए देखा था। उस आदमी ने केनेडी से उसके ट्रिक सीखे, लेकिन केनेडी ने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उस आदमी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जब वो आदमी उसके घर से निकला था, तब उसके कार से एक अजीब हॉर्न की आवाज़ आई थी। ये सुनते ही प्रकाश को वो अक्षुक वाली गाड़ी याद आ जाती है। मतलब असली किलर अभी भी बाहर है। केनेडी अपने बेटे को सब ना बताने की रिक्वेस्ट करके खुद को ख़त्म कर देता है। इधर असली किलर रिवील होता है। एक मिडिल एज आदमी अपने घर आता है। उसकी वाइफ उसे इंसल्ट करती है और एक दूसरे आदमी के साथ रूम में चली जाती है। गुस्से में वो आदमी उस रूम में जाता है और अपनी पत्नी को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब उसका भ्रम था। प्रकाश और लोकनाथन उसके घर तक पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें मर्डर्स विक्टिम की फोटोग्राफ्स मिलती है, उसकी शादी की तस्वीरें भी। एक कॉफी शॉप के बिल्स भी मिलते हैं जहाँ वो रोज जाया करता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोकनाथन एक शॉकिंग पैटर्न नोटिस करता है। सभी विक्टिम के गाल पर डिम्पल था और उस किलर की वाइफ के गाल पर भी डिम्पल था। मतलब वो अपनी वाइफ की इमेज हर विक्टिम में देखकर उन्हें मार रहा था। फिर दोनों उसी कॉफी शॉप में जाते हैं जहां कॉफी शॉप का वेटर बताता है कि किलर हमेशा एक स्पेसिफिक टेबल पर बैठकर सामने वाली बिल्डिंग में देखता था। टेबल पर बैठते ही उन्हें एक बैनर नजर आता है, एक लड़की जो एक फंक्शन अटेंड करने वाली थी और उसके गाल पर भी डिम्पल था। इसका मतलब किलर का अगला टारगेट यही था। लोकनाथन तुरंत उस होटल में जाता है जहां वो लड़की रुकी थी, लेकिन असली किलर बिना के रूम में घुस जाता है। वहाँ वो बीमारी का ड्रामा करके बिना को अपनी कार से दवा लाने को बोलता है। इधर प्रकाश कार में से देखता है कि कॉफी शॉप के वेटर ने जिस टेबल के बारे में बताया था वहाँ पहले एक चेयर लगा हुआ था, लेकिन अब दूसरा चेयर लगाया जा रहा है। प्रकाश जब दूसरी वाली चेयर में बैठता है तो वहाँ से उनका होटल दिखता है जहाँ तीनों रुके थे। इसका मतलब अगला टारगेट बिना थी। प्रकाश लोकनाथन को इन्फॉर्म करता है, लेकिन तब तक किलर बिना को लेकर निकल जाता है। फिर दोनों उसका पीछा करते हैं। किलर बिना को जंगल के अंदर ले जाता है। वहाँ फाइट होती है। किलर अपनी प्रेशर पॉइंट ट्रिक से लोकनाथन को आधमरा कर देता है। अब सिर्फ प्रकाश बचा हुआ था। प्रकाश के हाथ एक बंदूक लगता है। तभी प्रकाश को लोकनाथन की इंसल्ट याद आती है कि तुम में हिम्मत नहीं। ये याद करके प्रकाश टिगर दबा देता है, जिससे किलर की वहीं पर मौत हो जाती है।
आखिरी सीन हॉस्पिटल का होता है जहां सभी अपनी मरहम पट्टी करते हैं और चेन्नई के लिए निकल पड़ते हैं। प्रकाश की काम से लोकनाथन बहुत खुश होता है और वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।